नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में भारतीय राजनीति में अचानक भूचाल लाए हुए एक विषय पर चर्चा करने के लिए। राजनीति में चर्चा है कि क्या भारत से आरक्षण खत्म होने वाला है। आज का सेशन बेहद खास होने वाला है क्योंकि हमारे देश के राजनेता लोकसभा चुनाव 2024 में अपने अपने भाषणों में कह रहे हैं, एक कह रहे हैं कि बीजेपी रिजर्वेशन खत्म करना चाहती है और बीजेपी कह रही है अरे भाई हमने ये बोला ही नहीं है। तो ये मामला कहां से शुरू हुआ, क्या पूरी कहानी है, और तो और भारत में रिजर्वेशन आया कैसे, रिजर्वेशन को लेकर संवैधानिक उपबंध क्या है, रिजर्वेशन हटाने की बारे में सरकारी मंशा क्या है, और जो अमित शाह जी का वीडियो वायरल हो रहा है उसकी सच्चाई क्या है। सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। अमित शाह जी का यह वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है जिसमें कि अमित शाह जी ये कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो असंवैधानिक एससी एसटी ओबीसी के रिजर्वेशन को समाप्त कर देगी। जनता इसे सुनते ही, इस प्रकार से फैले इस मैसेज को सुनते ही यह समझने को तैयार हुई कि भाई साहब अमित शाह जी ने अनाउंस कर दिया है पब्लिक के सामने कि रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। और भाई ये जब बात आई तो निश्चित ही राहुल गांधी जी ने इसको तुरंत लपक लिया और कहा कि ये आरक्षण खत्म करने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। चुनाव में यह मामला गरबा गया है। राहुल गांधी जी इस वीडियो की वजह से रिएक्शंस दे रहे हैं कि चुनाव के माध्यम से जो जीत कर आएगी बीजेपी तो उसका उद्देश्य होगा कि वो आरक्षण को खत्म कर दे। आरक्षण को खत्म करने का क्या अमित शाह जी का यह बयान सच है या गलत, पहले ही क्लियर कर देता हूं। इसके लिए पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, पहले ही जान लेना ये फेक वीडियो है। फेक वीडियो इसलिए है क्योंकि इसको पूरी तरह से, आपको याद होगा पहले भी हमने कहा था, सोशल मीडिया का उपयोग जंगल में आग लगाने के लिए किया जाता है और सोशल मीडिया में फेक न्यूज तो जंगल में आग की तरह फैलती ही है। इसके लिए आपको पूरा सेशन सुनने की जरूरत नहीं है, आप इतने में भी जा सकते हैं। लेकिन हां, अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भारत में आरक्षण कैसे आया, आरक्षण को खत्म करने को लेकर के किस प्रकार की विचारधाराएं भारत में चली, आरक्षण में महात्मा गांधी जी का क्या रोल था, अंबेडकर साहब का क्या रोल था, क्या अंग्रेजों ने कभी आरक्षण दिया था, क्या आरक्षण को खत्म करने की कोई तिथि है, और आरक्षण क्यों जरूरी है, आरक्षण जरूरी है भी या नहीं है, तो आप तसल्ली से बैठकर इस सेशन को आज देख सकते हैं। यह सेशन आपको निश्चित ही तथ्यात्मक रूप से बहुत ज्यादा नॉलेजफुल रहेगा। कारण यह है कि आप इस सेशन के माध्यम से भारतीय इतिहास भी जानेंगे, तो भारतीय राज व्यवस्था भी जानेंगे और भारतीय राजनीति में पॉलिटिकल पार्टियों की मंशा भी जानेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में बेहतरीन तरीके से आप हिस्ट्री और भारत के संविधान का पूरी तरह से चर्चा करने वाले हैं। इसी बीच में मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं, देखता हूं कि आप इसमें कितना जानकारी रखते हैं। सवाल है, भारत में पूना पैक्ट कब साइन किया गया था? आप जानते हैं तो बेहतर है, और नहीं है तो हमारे जीएस का कोर्स ले लीजिए, हमने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। 4 ऑप्शंस हैं, सेशन के अंत तक आपको इसका जवाब मिल ही जाएगा। पोल आपके सामने कमेंट बॉक्स में क्रिएट हो रहा है, आप जाकर अपने नॉलेज को चेक कर लीजिए। कमेंट बॉक्स के अंदर पोल आ रहा है और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए और तत्काल प्रभाव से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की नॉलेजफुल वीडियोस आप तक आती रहें। केवल एक दिन और आरएएस फाउंडेशन बैच में एडमिशन का ओपन है, इसके बाद में 1 तारीख से एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। इस बैच में मैं एथिक्स पढ़ा रहा हूं और अगर आपको डेडिकेटेड मुझसे ही एथिक्स पढ़नी है तो वो कोर्स भी अपनी पाठशाला पर उपलब्ध है। अपनी पाठशाला मेरा एप्लीकेशन है जहां जाकर आप मेरी क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही अगर आप जीएस का रिकॉर्डेड बैच, क्योंकि अगर ये सारी जानकारी जो आज सेशन में पढ़ा रहा हूं अगर इन्हें डिटेल में पढ़ने का मन करे तो आप इस सेशन में चले जाना। यहां मैंने कंप्लीट हिस्ट्री, कंप्लीट इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी पढ़ाई हुई है। तसल्ली से बैठकर देखना और पूरे 1 साल तक की वैलिडिटी का एंजॉय लेना, और जो ऑलरेडी लिए हुए हैं वो अपनी 1 साल की वैलिडिटी को मात्र 799 में और बढ़ा सकते हैं। और घर बैठकर के ये सारी जानकारी पढ़नी है तो प्रॉपर तरीके से हमारी राज व्यवस्था की किताबें, इतिहास की किताबें, कंप्लीट पैकेज मेरे हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में घर पर डिलीवर किए जाते हैं मात्र 1999 में। अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से जाकर के ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, रिजर्वेशन। रिजर्वेशन क्यों जरूरी है, क्या इसका इतिहास है, कौन कौन इन्वॉल्व है, किस तरह से यह दिया जा रहा है। बढ़ते हैं रिजर्वेशन के इतिहास की तरफ।
मेरे प्यारे साथियों, कहते हैं कि भारत में सबसे पहले जो ज्ञात इतिहास है रिजर्वेशन का, वो मिलता है ज्योतिराव फूले के द्वारा। जी हां साथियों, ज्योतिराव फूले जो कि समाज सुधारक के रूप में भारत में जब जन्मे, तो उन्होंने समाज में व्याप्त जातिपात, छुआछूत, ऊंच नीच, इसके खिलाफ सख्ताई से प्रतिक्रियाएं देना शुरू किया। जहां एक और वो शिक्षा को बढ़ावा दे रहे थे, मानवता को बढ़ावा दे रहे थे, एकेश्वरवाद को बढ़ावा दे रहे थे, मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे थे, वहीं एक और वो ब्राह्मणिकल सोसाइटी के खिलाफ भी अपनी तरफ से प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। कह रहे थे कि शादियों में क्या आवश्यकता है पंडित के होने की, और ऐसी शादियां जिनमें पंडित के बिना फेरे डलाएं उनकी कानूनी मान्यता मिल जाए। यह टाइटल भी मैंने एथिक्स में पढ़ाया है, जाकर के आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। एनीवे, इस बात को जांचने के लिए ब्रिटिशर्स ने हंटर कमीशन का गठन किया और आरक्षण को लेकर के इन्होंने अपनी तरफ से मुहिम छेड़ी। ज्योतिराव फूले के द्वारा छेड़ी गई इस मुहिम के चलते आरक्षण व्यवस्था को लेकर के चर्चाएं होना शुरू हुई, हंटर कमीशन का गठन हुआ और ब्राह्मण और पुरोहित के विवाद के जो विवाह हैं उन्हें एक मुंबई कोर्ट से मान्यता दिलवाई गई कि इनके बिना भी अगर कोई विवाह करता है तो उन्हें मान्यता दी जाए। खैर, इस इतिहास से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लंबा चौड़ा इतिहास है, लेकिन आज हम ब्रीफ में ही इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। डिटेल में अगर जानकारी चाहिए तो आपको फिर प्रॉपर राज व्यवस्था और भारतीय इतिहास पढ़ना होगा, उसके लिए समय निकालिए। 1891 में त्रावणकोर के अंदर सामंती रियासत ने सार्वजनिक सेवा में जो योग्य मूल निवासी थे उनकी अनदेखी की, विदेशी लोगों की भर्ती की। इसके खिलाफ सरकारी आरक्षण की मांग लोगों के द्वारा की गई। 1901 में महाराष्ट्र की कोल्हापुर रियासत में साहू जी महाराज के द्वारा आरक्षण की शुरुआत की गई। कहते हैं कि आरक्षण को लेकर यह पहला सरकारी आदेश था जो साहू जी महाराज के द्वारा दिया गया। 1908 में अंग्रेजों ने भी प्रशासन में उन लोगों की हिस्सेदारी बढ़ाने का प्रयास किया जिनकी हिस्सेदारी प्रशासन में कम थी या न के बराबर थी। अर्थात अंग्रेजों ने भी आरक्षण की व्यवस्था 1908 तक पहुंचते पहुंचते शुरू कर दी। अंग्रेजों को यह समझ में आ चुका था कि भारत के अंदर सामाजिक भेदभाव बहुत है, छुआछूत है, ऊंच नीच है, वर्ग संघर्ष है, और जहां तक अंग्रेजों का प्रभाव है वहां तक भारत में जमींदारी, सामंती प्रथा बहुत तेजी से पनप चुकी थी। जमींदारी अंग्रेजों के समान ही एक और क्लास इंडिया में क्रिएट कर दी गई थी और अत्याचार और शोषण गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का बहुत हो रहा था। इसी बीच में भारत के अंदर कुछ राजनीतिक प्रक्रम चल रहे थे। क्या चल रहे थे? 1905 में दुर्जन नामक एक व्यक्ति था, असल में लॉर्ड कर्जन था, जिसने बंगाल का विभाजन कर दिया और बंगाल के दो हिस्से कर दिए, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, जिसके विरोध में भारत में और विशेष रूप से बंगाल में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए। बंगाल का विभाजन रद्द करने को लेकर स्वदेशी आंदोलन हुआ। अंग्रेजों ने पहली बार इतना बड़ा आंदोलन 1857 के बाद इंडिया में होता हुआ देखा था। इस आंदोलन को दबाने के लिए उन्होंने कुछ तरीके चले। उन्होंने कहा कि विभाजन से किसी को तो लाभ हुआ होगा, तो लाभ तलाशने के लिए वो पहुंचे मुसलमानों के पास। और मुसलमानों के पास जब वो लाभ तलाशने के लिए पहुंचे तो उन्हें समझ में आया कि जो पूर्वी बंगाल वाला हिस्सा है, जिसे आज आप पाकिस्तान कहते हैं, यहां पर मुसलमानों को अपना एक क्षेत्र प्राप्त हुआ है, तो क्यों ना इनसे कहा जाए कि भैया तुम्हें कुछ लाभ हुआ हो तो आओ और कहने आओ कि हां हमें कुछ लाभ हुआ है। तो इसीलिए बंगाल में ढाका के नवाब के नेतृत्व में, आगा खां के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल अंग्रेजों को थैंक यू कहने पहुंचता है और कहता है, सर हमने तो अभी तक कांग्रेस बनती देखी थी कि कांग्रेस को अंग्रेजों ने बनाया है, आप लोगों ने हमारे लिए एक राज्य घोषित कर दिया, आपका बहुत धन्यवाद। हमें आज्ञा दें और हमें बताएं कि हम अपने लिए क्या कर सकते हैं। तो बोले, बेटा जाओ अपने लिए एक पार्टी बनाओ। पार्टी का नाम रखा गया मुस्लिम लीग। कहते हैं साथियों कि अंग्रेजों के द्वारा ही कांग्रेस की स्थापना करवाई गई थी, अंग्रेजों के द्वारा ही मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई गई। और इस इतिहास में इस बात को लेकर बड़ी बहस छिड़ती है कि साहब को प्रेशर के अंदर, प्रेशर कुकर के अंदर जो सेफ्टी वॉल्व लगाया जाता है, क्या वो थी कांग्रेस? फिर कांग्रेस के बाद के नेता कहते हैं नहीं, वो उस समय की जरूरत थी। खैर, इस बात के लिए भी आपको इतिहास पढ़ने की प्रॉपर आवश्यकता है। लेकिन हां, कांग्रेस की स्थापना में जो प्रमुख भूमिका निभाने वाले व्यक्ति एओ हुम थे, वो एक अंग्रेज थे। खैर, आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा कर दी जाती है। यह वही मुस्लिम लीग है जिसने आगे चल के भारत का विभाजन कराया था। 1906 में हुई मुस्लिम लीग की यह स्थापना भारत में धीरे धीरे सांप्रदायिकता का रंग दे रही थी। अब तक भारत में सांप्रदायिकता का
कोई भी बड़ा उदाहरण देखते हुए नहीं मिल रहा था। यानी कि कोई एक धर्म के लिए कोई संघर्ष कर रहा हो, ऐसा कोई बड़ा उदाहरण नहीं देखने को मिल रहा था। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि जब स्वदेशी आंदोलन हुआ, अमार सोनार बांग्ला, वंदे मातरम, ये वो चीजें थी, भारत में लोगों ने, हिंदुओं ने मुसलमानों को, पूर्वी बंगाल वालों ने पश्चिमी बंगाल वालों को राखियां बांधी थी, गीत गाए थे और कहा था कि अंग्रेजों तुम हमें अलग नहीं कर सकते। कोई बात नहीं साहब, 1906 में अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग को मोटिवेट कर दिया और कहा और चाहो तुम्हें क्या चाहिए। अब अंग्रेजों को यह समझ में आ गया था कि फूट डालो और राज करके ही आगे बढ़ा जा सकता है, और इस फूट डालो राज करने की नीति को ही अपनाते हुए अंग्रेजों ने फिर एक और खेला खेला। क्या खेला खेला साहब? 1909 के अंदर मार्ले मिंटो शासन अधिनियम ले आए। मार्ले मिंटो जो शासन अधिनियम था, उसमें अंग्रेजों ने मुसलमानों को प्रसन्न करते हुए कहा कि अब से चुनावों में मुसलमान केवल मुसलमानों को वोट देगा और मुसलमानों की बात मुसलमान ही रखेंगे। बोले क्या बात है सर, इतनी इज्जत, इतनी तो हमने कभी सोची नहीं थी, हमने इतना सा मांगा था, जहां पनाह आपने तो जग लुटा दिया। इसी व्यवस्था को सेपरेट इलेक्टोरेट कहा जाता है, पृथक निर्वाचन पद्धति कहा जाता है। इतिहास में हमने इस प्रॉपर तरीके से इस विषय को डिटेल में डील किया हुआ है। सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिमों को दे दिया गया 1909 के अंदर, यानी कि जहां मुस्लिम आबादी रहती है वो अपने लिए अपना नेता चुनेगी और जो प्रांतीय विधानसभाएं हैं वहां पर उनका प्रतिनिधि जाकर के बैठेगा और मुसलमानों के लिए डिमांड रखेगा। कोई बात नहीं साहब, इस बात का कांग्रेस ने भरसक विरोध किया कि यह बात आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, मुसलमानों को मुसलमान ही वोट देंगे, यह तो देश तोड़ देगा। इसके विरोध स्वरूप कांग्रेस ने जबरदस्त प्रतिरोध किया, लेकिन कांग्रेस इस समय खुद से ही लड़ रही थी कि इस स्वदेशी आंदोलन को जो 1905 में शुरू हुआ था, इसे संपूर्ण देश में फैलाएं कि एक जगह मतलब निर्धारित करके रखें। इस बात को लेकर कांग्रेस के दो धड़े बन गए, जिन्हें कि नरम दल और गरम दल के नाम से जाना गया, और 1907 में कांग्रेस का सूरत में विभाजन हो जाता है, जिसे सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं। अंग्रेज फूट डालने में कांग्रेस में भी कामयाब हुए। जो कुछ क्रांतिकारी विचार के कांग्रेसी थे वो गरम दल के नेता लाल बाल पाल कहलाए, और बाकी जो पुराने कांग्रेसी थे वो नरम दल के नेता कहलाए। 1907 में जहां एक और कांग्रेस का विभाजन हो गया, 1906 में जहां मुस्लिम लीग का उद्घाटन हो गया, और 1909 के अंदर अंग्रेजों द्वारा मुस्लिमों को बढ़ावा देते हुए उनके लिए एक अलग मुस्लिम लीग की मान्यता, और साथ ही साथ मुसलमानों को मुसलमान ही वोट देंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट की मान्यता देकर के भारत में पाकिस्तान के निर्माण का पौधा लगा दिया था। मेरे प्यारे साथियों, यह बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहीं से शुरू हुई यह सेपरेट इलेक्टोरेट की प्रथा आगे चल करके कम्युनल अवार्ड के रूप में और बाद में जाकर पुनः पैक्ट पे जाकर रुकी थी। इसलिए भारत के आज के निर्माण में 1906 में 1909 में जो लगाए गए पौधे थे वो किस प्रकार से भारत को तोड़ने तक पहुंचे थे, उसे समझना होगा। इतिहास को समझने के लिए पढ़ना थोड़ा जरूरी है। मैं बार बार कहूंगा, इंटरेस्ट है तो जीएस पढ़िएगा, जो हमने डिटेल में पढ़ाई हुई है एप्लीकेशन पर। अदरवाइज इस कहानी को थोड़ा पेशेंस से सुनिएगा, पॉज लगा लगा कर सुनिएगा। आगे बढ़ते हैं, मैं कुछ पॉइंट्स बीच में इसमें उठा उठा करके दौड़ाते हुए ले चल रहा हूं। 1909 के बाद घटना निकली, भारत में विरोध चलता रहा, लेकिन अंततोगत्वा बंगाल विभाजन रद्द हुआ। कलकत्ता से उठा करके भारत की राजधानी को दिल्ली ट्रांसफर 1911 के अंदर कर दिया गया। कोई बात नहीं, अंग्रेजों ने इसे अपनी हार के रूप में माना। करजन, जिसने यह काम किया था, जिसे मैं अक्सर दुर्जन कहकर संबोधित करता हूं, उसने भारत में एक ऐसी नींव डाल दी थी जो कि विभाजन तक पहुंचने वाली थी। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं साहब। अंग्रेज ये समझ चुके थे कि अब भारत की बहुमत पर राज करने के स्थान पर छोटे छोटे टुकड़ों को अगर खुश किया जाए तो वो हमारे साथ मिलकर काम करने लगेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए 1919 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड संशोधन हुआ या शासन अधिनियम आया, और 1919 के अंदर मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड शासन अधिनियम के अंदर या भारत शासन अधिनियम के अंदर अंग्रेजों ने भारत में जो मुसलमानों को दिया जाता सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि मुसलमान को वोट देगा, ऐसा ही अब सिख को ही वोट देगा। ध्यान से सुनिएगा, यूरोपियन को ही वोट देगा, क्रिश्चियन को ही वोट देगा, एंग्लो इंडियन को ही वोट देगा। ऐसा करके उन्होंने इन कैटेगरीज में भी सेपरेट इलेक्टोरेट कर दिया। इसका मतलब सोचिए, प्रांतीय विधानसभाओं में जहां निर्वाचित होकर प्रतिनिधि जाने थे, उन विधानसभाओं में निर्वाचन के लिए अब मुसलमानों की तरह और लोगों का भी प्रतिनिधित्व होने लगा। क्या आपको अब यह नहीं लगता कि जहां भारत पहले तक एक था, अब उस एक भारत में से पहले मुस्लिमों को अलग किया, अब सिखों को अलग कर दिया, क्रिश्चियंस को अलग कर दिया, एंग्लो इंडियंस को अलग कर दिया, यूरोपियंस को अलग कर दिया, और ये सब लोग खुश हैं कि हमारा प्रतिनिधि संसद में बैठेगा।
हमें औरों से मतलब नहीं है। एक बड़ी कम्युनिटी जो अभी तक सारे भारतीय के नाम से जानी जाती थी, अब उस भारत में हिंदू वर्सेस रेस्ट होने लगा था। अंग्रेजों का मन ऐसे भी नहीं भरा, बोले इतनी बड़ी पॉपुलेशन में अभी तो हमने इतना सा ही तोड़ा है, चलो आगे बढ़ते हैं। और साथ में अंग्रेजों ने यह भी कहा कि 1919 में जो हमने फैसले लिए हैं इसकी समीक्षा अगले 10 साल बाद करेंगे। अच्छा, इसी बीच में एक गलती जो कांग्रेस से हुई, इतिहास में जिसे बड़ी भूल कंसीडर किया जाता है, वो है खिलाफत आंदोलन के समय भारत के अंदर कांग्रेसी नेताओं के द्वारा मुसलमानों की जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात थी, उस सेपरेट इलेक्टोरेट की बात को मान्यता दे दी गई। यानी कांग्रेस ने अपनी तरफ से एक बहुत बड़ी जो उस समय की बुराई थी उसे यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि अरे कोई बात नहीं, तुम अगर अंग्रेजों को भगाने के लिए हमारे साथ आ जाते हो तो हम तुम्हारे साथ खिलाफत आंदोलन में जो तुर्की के अंदर कमाल पाशा के लिए हो रहा है, हम तुम्हारा साथ देंगे। मुसलमानों का साथ पाया गया अंग्रेजों को भगाने के लिए, और मुसलमानों को साथ दिया गया तुर्की के अंदर बैठे हुए एक और प्रतिनिधि को, खलीफा को बिठाने के लिए। भारत में हुआ यह एक बहुत ही बुरा निर्णय था, क्योंकि यहीं से अपीजमेंट यानी तुष्टीकरण की नीति की शुरुआत मानी जाती है कि यदि किसी की कमी को आपने बढ़ावा दिया, आप जो अब तक कह रहे थे जो गलत है, लेकिन सत्ता तक पहुंचने के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए अगर आपने इसका साथ दिया तो यह एक गलत फैसले में कंसीडर किया जाता है। इतिहास बहुत कुछ कहता है। कई बार हम देखते हैं ना, कुछ राजनीतिक दल शुरुआत में एक दूसरे का विरोध कर रहे होते हैं, फिर एक दूसरे के साथ सरकार में बना लेते हैं, जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है कि यार ये क्या हो गया है, कल तक तो ये कह रहे थे कि ये चोर है, अब ये यहां पर आकर के साथ में साहूकार कैसे बन गया है। ये जो चीज है ये 1916 में भारत में घटित हुई। खैर आगे आते हैं। 1919 का दौर निकला। 1919 के बाद से 10 साल बाद 1919 में की गई व्यवस्था का रिव्यू करने के लिए अंग्रेज आने वाले थे, और अंग्रेजों ने 10 साल की जगह 1927 में ही साइमन की अध्यक्षता में एक साइमन आयोग इंडिया भेज दिया। और वो साइमन आयोग ये चेक करने आया था कि जो 1919 में हमने व्यवस्था दी थी वो सही है या फिर उसमें कुछ और परिवर्तन करना है। जैसे ही साइमन कमीशन आया 1927 में, भारत के अंदर उसका विरोध होने लगा कि यार तुम लोगों ने कहा था 10 साल में आओगे, एक तो तुम पहले ही 7 साल में आ गए, 8 साल में आ गए, और इतने कम समय में आकर रिव्यू और कर रहे हो, और हमको ले नहीं रहे हो इस मीटिंग में। हमको तो बिठाओ इस मीटिंग में साइमन के साथ, हम बताएंगे ना कि तुमने जो किया वो गलत किया या नहीं। तुम हमको ऐसे क्यों ट्रीट करो जैसे हम चूहे हैं, कि हम पर प्रयोग चल रहा है, देखने आए हैं कि कितने चूहे मर गए, कितने जिंदा हैं, हमें बिठाओ इस मीटिंग में। भारत में कांग्रेस के नेतृत्व में उस समय साइमन गो बैक के नारे लगे, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे लगे। साइमन गो बैक के ही नारों में मेरे प्यारे साथियों एक घटना हुई, और दुर्भाग्यपूर्ण घटना, जिसमें साइमन का विरोध करते समय, अंग्रेजों का विरोध करते समय लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ, और उस लाठीचार्ज में उनकी मौत हो गई। और जब उनकी मौत हुई तो उस समय लाला लाजपत राय ने एक लाइन बोली थी कि मेरे ऊपर पड़ रही हर लाठी अंग्रेजों पर आने वाले समय में उनके कफन पर ठुकने वाली कील के समान होगी। कोई बात नहीं साहब, और यह सच भी निकली साथियों। जिस सैंडर्स के नेतृत्व में लाला लाजपत राय की हत्या हुई थी, उसी सैंडर्स को भगत सिंह ने गोली मारी थी। यानी कि भगत सिंह को जिस कारण से सजा हुई थी उसमें सैंडर्स की हत्या का बड़ा योगदान था। मतलब सैंडर्स ने जो लाला लाजपत राय के साथ यातनाएं दी थी, उन्हीं को सजा दी थी भगत सिंह ने। खैर थोड़ा और आगे, मैं थोड़ा इतिहास को, बड़े इतिहास को छोटी भाषाओं में समेटने का प्रयास कर रहा हूं, फिर मैं इसको, क्योंकि आज तक लैंड कराना है तो थोड़ा और जंप करते हैं। अब क्या होता है, 1927 में आया यह साइमन कमीशन, जब कुछ ना कर सका 1928 में इसने अपनी बातें बनाई तो गांधी जी समझ गए कि यार ये अंग्रेज है ना, हमें केवल चूहा समझ रहे हैं, हम पर प्रयोग कर रहे हैं। अब हमें अंग्रेजों को बताना पड़ेगा कि हम आपकी इन नीतियों में साथ नहीं हैं, और जब आपकी नीतियों में हम साथ नहीं हैं तो हम आपके खिलाफ अवज्ञा करेंगे। जो अंग्रेजी कानून है हम कानून तोड़ेंगे। कानून तोड़ने का मतलब क्या होता है? कानून तोड़ने का सीधा सा अर्थ है, अगर आपको कानून तोड़ना है, रास्ते में पुलिस खड़ी है और आपने पुलिस को कहा कि यार मैं आपकी बात नहीं मानता, बिना हेलमेट के मैं निकलूंगा, बत्ती पर नहीं रुकूंगा, तो वो अकेला सिपाही क्या कर पाएगा? कितने लोगों के चालान काटेगा? मान लीजिए एक ही बार में पूरी जनता निकल पड़े, सिपाही देखता रह जाएगा। ये तो आपने अपनी आंखों में शर्म बनाई हुई है, और थोड़ी सी पुलिस आप सबको मैनेज करके चल रही है। जिस दिन जनता खिलाफ खड़ी हो जाए तो फिर पुलिस क्या कर सकती है? एग्जैक्टली उस दिन गांधी जी ने अंग्रेजों से कहा कि अगर हम तुम्हारे कानून तोड़ने लग गए तो तुम्हारे लिए यह बहुत बड़ा चोट होगा, तुम्हारे जो ये डर तुमने माहौल क्रिएट कर रखा है इसके खिलाफ होगा। और गांधी जी ने यही करते हुए, पहले तक क्या होता था ना कि अंग्रेज ही नमक बनाया करते थे, और नमक बनाने का अधिकार अंग्रेजों के पास था, कानून था कि कोई और नहीं बना सकता। अंग्रेजों ने भारत में, गांधी जी ने यही करते हुए साबरमती आश्रम से पैदल चल करके 78 अनुयायियों के साथ
साबरमती से निकल करके दांडी मार्च किया और नमक कानून तोड़ा। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक बहुत बड़ा आंदोलन माना जाता है। कहा जाता है कि सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट के तहत गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ कानून तोड़कर अंग्रेजों को बताया कि हमने तो केवल अभी एक कानून तोड़ा है। अगर सोचो कि हमारे पूरे देश में ऐसे तुम्हारी बातों को मानने से अगर इनकार कर दिया जाए तो बताओ अंग्रेजों तुम कितने दिन टिकोगे। अंग्रेजों को जब पहली बार जनता का रोष देखने को मिला, हजारों की संख्या में लोगों के द्वारा अंग्रेजी कानून टूटते हुए दिखे, सत्ताएं हिलने लगी। तत्काल प्रभाव से अंग्रेजों ने भारत के क्रांतिकारियों को, राष्ट्रवादियों को अपने प्रभाव से बुलाया कि सभी लोग लंदन चले आओ, यहां राजा जी से, प्रधानमंत्री जी से, जो बड़े लोग हैं उनसे बैठ के टेबल पर मीटिंग कराई जाएगी। साइमन कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको लेकर भी चर्चा किया जाएगा। आप सब लोग चले आओ, साइमन की मीटिंग में भले ही आप साझा ना हुए हो, आप यहां चले आओ, यहां बैठकर आपसे चर्चा करेंगे। साहब साहब चलते हैं, वहां पे पहुंच गए, साहब जहाज से पहुंचे। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी नहीं पहुंचे, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी पहुंचे और अंबेडकर साहब भी पहुंचे। गांधी जी ने कहा कि बताओ भाई क्या बात है, और इस चीज को वहां पर बड़े अच्छे से दर्ज किया जाता है। यही कारण है कि गांधी जी के बारे में कहते हैं, गांधी जी वहां पहुंचे थे, लोग उनके बारे में यह जांचने के लिए आए थे, यार एक अकेले आदमी ने जिसने बदन पर एक कपड़ा पहना हुआ है, लाठी लेकर के कैसे अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी। अखबारों की सुर्खियां गांधी जी थे कि गांधी जी यहां आ रहे हैं। इसी कारण से गांधी जी के वहां पर स्टैच्यूज लगे हुए हैं। गांधी जी एक बड़ी शख्सियत बनकर वहां पहुंचे, राउंड टेबल पर बैठे, चर्चाएं होने लगी। गांधी जी ने अपनी तरफ से मांगे रखी कि हम लोग भारत में ये सब चाहते हैं। अंबेडकर साहब भी वहां थे और अंबेडकर साहब ने वहां पर अपने लिए सेपरेट इलेक्टोरेट मांग लिया। कहा कि दलितों को भी मुसलमानों, सिखों, क्रिश्चियंस के समान ही सेपरेट इलेक्टोरेट यानी पृथक निर्वाचन दिया जाए। देश के अंदर वो जो घटना थी वो हिंदुओं को तोड़ने की, या फिर यह समझिए कि गांधी जी के नजर में उस दिन के बाद हिंदू हिंदू बचते ही नहीं। अगर अंग्रेज सेपरेट इलेक्टोरेट दलितों को भी दे दिए होते, फिर समाज में बचता क्या? सब लोग एक दूसरे के खिलाफ होकर लड़ाई लड़ने लगते। गांधी जी ने जैसे ही अंग्रेजों के सामने इस बात को सुना, तत्काल प्रभाव से गांधी जी वहां से उठ खड़े हुए, भारत लौट पड़े और कहा कि मैं हिंदुओं को अलग नहीं होने दूंगा, फिर चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। गांधी जी तत्काल प्रभाव से लौटकर इंडिया आए, सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू किया कि मैं कानून तोड़ूंगा अंग्रेजों, लेकिन हिंदुओं को अलग नहीं होने दूंगा। भारत में से दलितों को अलग, हिंदुओं में से दलितों को अलग नहीं होने दूंगा। और इसके लिए जैसे ही उन्होंने सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट शुरू किया, उन्हें तत्काल प्रभाव से उठा के जेल में डाल दिया गया। अंबेडकर साहब चूंकि वहां पर डिमांड कर चुके थे कि दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दो, उनका प्रतिनिधित्व यानी दलित ही दलित का प्रतिनिधित्व करें, कुछ ऐसा दो, और ज्यादा नहीं तो इसको थोड़ा और आसान करने के लिए दलितों को 2 वोट करने की इजाजत दो, जिसमें से एक वोट के माध्यम से दलित दलित को चुने और दूसरे वोट के माध्यम से वो सामान्य व्यक्ति का चुनाव करे। यह व्यवस्था जब डिमांड की गई तो इस व्यवस्था के खिलाफ गांधी जी जेल के अंदर अनशन पर बैठ गए। पुणे की यरवड़ा जेल के अंदर गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। यह गांधी जी का दूसरा आमरण अनशन था। 1918 में अहमदाबाद मिल के कर्मचारियों के वेतन भत्ते को बढ़ाने के लिए भी गांधी जी ने अनशन किया था, आमरण अनशन किया था। अब यह दूसरा अनशन था जिसमें गांधी जी ने कहा था कि अब मेरे प्राण ही चले जाएंगे तभी जाकर मैं यहां से उठूंगा, मैं अंग्रेजों को यह सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देने दूंगा। अंग्रेजों, रैमजे मैकडोनाल्ड उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जिनसे कहा कि आपने यह कम्युनल अवार्ड दे दिया है, आपने सबको बांटने के लिए भारत में यह काम कर दिया है, मैं नहीं होने दूंगा। और अंग्रेज इस बात से डर गए कि अगर गांधी जी मर गए तो गांधी जी के पीछे जो जनता खड़ी है वो जनता पूरे अंग्रेजों को मार डालेगी। गांधी जी उस समय मास लीडर थे। आज के जो राजनेताओं को आप राजनीति करते हुए देखते हैं ना, चाहे कोई पदयात्रा कर रहा है, कोई जनसंवाद कर रहा है, कपड़े जो है वो खादी पहन रहा है, ये सब गांधी जी से कॉपी पेस्ट है। हर नेता अपने स्तर पर जो भी यात्राएं कर रहा है, गांधी जी ने भारत में राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करने से पहले जन जन के बीच में घूम करके पहले समस्याओं को समझा। एक व्यक्ति जो फर्स्ट क्लास में सफर करता था, पढ़ाई करने के लिए विदेश गया, वकालत करने के लिए विदेश गया, लेकिन जब भारत लौटा तो पहले भारतीयों को समझने के लिए जन जन के बीच जाकर के उनका जैसा अतायर ग्रहण किया, उन जैसा खाया, उनकी तरह ही मिनिमम खर्चों के साथ जीवन यापन किया। वो व्यक्ति अब आमरण अनशन पर था। जबरदस्त फैन फॉलोइंग थी। शायद भारत ने ऐसी फैन फॉलोइंग आज तक किसी राजनेता की नहीं देखी। सब बकवास है। दुनिया जिसे मानती है वो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी बैठ गए कि नहीं साहब, मैं तो नहीं हटूंगा, अब मरे ही मैं हटूंगा।
अब जब यह बात चल रही थी तो यह दौर था यरवड़ा जेल के अंदर, जहां पर इस बात के बारे में, ये सब सारी बातें मैंने अपने कंटेंट में डाल दी हैं, आप लोगों को ये सारा कंटेंट पढ़ने को मिल जाएगा। यरवड़ा जेल के अंदर अब प्रोटेस्ट चल रहा है और इस प्रोटेस्ट के अंदर ये सारी चीजें चल रही हैं। गांधी जी यहां बैठे हुए हैं और गांधी जी यहां बैठ करके अपने स्तर पर अपनी तरफ से यह फैसला ले लेते हैं 18 सितंबर को कि अब मैं तभी उठूंगा जब मैं इस फैसले को वापस रद्द नहीं करवा देता। रैमजे मैकडोनाल्ड को इन्होंने अपनी तरफ से पत्र लिखा अगस्त 18, 1932 को कि तुमने ये जो किया है ये बहुत गलत किया है, अब मैं इस चीज में जब तक अपने प्राण नहीं दे देता मैं तभी जाकर उठूंगा। गांधी जी के द्वारा किया गया यह प्रोटेस्ट अब धीरे धीरे सितंबर की कुछ तारीखें क्रॉस करने लगा। 18 सितंबर को शुरू हुआ जेल के अंदर यह आमरण अनशन, अंग्रेजों की धड़कनें बढ़ाने लगा कि अगर गांधी जी मर गए तो लोग पत्थरों से हमें मार मार कर भगा देंगे। ऐसी स्थिति में 22 सितंबर के दिन अंबेडकर साहब जो हैं वो गांधी जी से मिलने यरवड़ा के जेल में यानी पुणे के अंदर पहुंचते हैं। गांधी जी के सेक्रेटरी थे महादेव देसाई, उनके नोट्स के मुताबिक अंबेडकर ने कहा कि वे दलितों के लिए पॉलिटिकल पावर चाहते हैं, यह उनकी बराबरी के लिए जरूरी है। दोनों अपनी जिद पर अड़े रहे। 23 सितंबर को भी इस बात पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। क्रिस्टोफर जॉफर लॉट अपनी पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर एंड अनटचेबिलिटी में लिखते हैं कि अगली सुबह महात्मा गांधी के बेटे देवदास गांधी नम आंखों के साथ अंबेडकर के सामने गिड़गिड़ाते हुए पहुंचे और कहा कि पिताजी की तबीयत ज्यादा बिगड़ रही है। इस बात को सुनने के बाद अंबेडकर साहब ने भी गांधी जी से मिलने का और अपनी बातों पर विचार करने का निर्णय लिया। यरवड़ा जेल में उपवास के तीसरे दिन 23 सितंबर को महात्मा गांधी का ब्लड प्रेशर खतरे से ऊपर बढ़ने लगा। अंबेडकर समझौते के लिए तैयार हो गए। 24 सितंबर को शाम 5 बजे पूना पैक्ट पर 23 लोगों ने हस्ताक्षर किया। हिंदुओं और गांधी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने इस पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, वहीं दलितों की तरफ से अंबेडकर ने साइन किए। यहां पर ये जो हिंदुओं की बात की जा रही है, यहां पर कम्युनली इनको अलग कर दिया गया कि आप अलग हैं, दलित अलग ट्रीट किए जाएंगे, शेष सभी हिंदू हैं। यानी कि दलित को मुसलमानों की तरह, क्रिश्चियन की तरह सेपरेट जो ट्रीट किया गया, इसी को कम्युनल अवार्ड कहा गया था कि तुम ये कर क्या रहे हो। अब यहां पर एक पेपर पर साइन होता है जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। मैंने आपसे सेशन की शुरुआत के अंदर ही इस प्रश्न को पूछा था और मैंने आपसे इस प्रश्न में यही सवाल किया था कि बताइएगा पूना पैक्ट कब हुआ था। संभवतया आपको अब जवाब मिल चुका होगा। यहां पर समझौता हुआ और इस समझौते के अंदर यह बात निष्कर्ष निकलकर आई। अब इस बात को ही पकड़ लेना क्योंकि यहां से ही आज का सेशन शुरू होता है जिसमें अंबेडकर साहब 10 साल के लिए राजी हुए। क्या है जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। दलित समेत सभी हिंदू उम्मीदवार वोट करेंगे। हिंदुओं और दलितों के बीच अंतर को खत्म करने के लिए टाइम लिमिट पर 10 साल की पाबंदी वो लगाई गई। शुरुआत में महात्मा गांधी जी 5 साल के लिए ही अड़े हुए थे। यह क्या कहानी है? तय यह हुआ कि अलग से प्रतिनिधित्व की मांग क्यों की जाए, क्यों यह कहा जाए कि दलित दलित को वोट देगा, क्यों ना यह किया जाए कि हम दलितों के लिए कुछ सीट ही रिजर्व कर देते हैं जहां पर दलित उम्मीदवार खड़ा होगा और दलित उम्मीदवार को एक सामान्य व्यक्ति भी वोट देगा, जनरल कैटेगरी का व्यक्ति भी वोट देगा और उसे अपना नेता चुनेगा। क्यों ना ऐसा किया जाए कि कुछ क्षेत्र जहां पर दलितों का प्रभाव है, दलित संख्या में ज्यादा हैं, वहां पर कुछ कम संख्या में अगर सामान्य जाति के लोग भी हैं तो ऐसी स्थिति में उनका नेता दलित ही बने। सब वोट एक ही आदमी को क्यों ना दें, दलित ही दलित को क्यों दें, हम सबके लिए। और साथियों यहीं से आरक्षण की शुरुआत हुई। रिजर्वेशन जो शब्द है ना, जो आज की राजनीतिक व्यवस्था में, लेजिस्लेचर में जहां आज आप देखते हैं, वो यहीं से विधिवत रूप से शुरू माना जाता है। कहा जाता है कि तब सी राजगोपालाचारी ने सुझाव दिया कि ये जो 10 साल की चर्चा है, क्योंकि गांधी जी अड़े हुए थे 5 साल तक ही रिजर्वेशन दो, उधर से साहब अंबेडकर साहब अड़े हुए थे 15 साल तक दो, दोनों के बीच में 10 साल की बात हुई। राजगोपालाचारी जी ने कहा कि फिलहाल जरूरी यह है कि आप दोनों समझौता करें, उसके बाद में इस बात को देख लेंगे। यहां पर पैक्ट पर साइन होता है, इसे लंदन भेजा जाता है। कहते हैं रैमजे मैकडोनाल्ड किसी उस समय शांति सभा में, शोक सभा में गए हुए थे, उनके पास जैसे ही वो लेटर पहुंचा वो तत्काल बीच में से उठकर आए और उस पैक्ट को पढ़कर उस पर साइन किया और कहा कि भेज दो इसे वापस। यानी कि हम इस बात को मानने के लिए तैयार हो गए हैं कि हम दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देंगे। गांधी जी की जान बची और उपवास खत्म हुआ। उपवास खत्म हुआ और तब जाकर के गांधी जी ने हरिजन उत्थान के लिए कार्य करना शुरू किया। बोले व्यक्ति कर्म से
कर्म से हमारे देश में जाति विभाजन की जो व्यवस्था है ना, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। देश में जो जाति का विभाजन है वैदिक काल में वो कर्म के आधार पर था। अगर कोई पठन पाठन का कार्य कर रहा है तो उसे ब्राह्मण कहा गया, अगर कोई देश सेवा का कार्य कर रहा है तो उसे क्षत्रिय कहा गया, अगर कोई एग्रीकल्चर का काम कर रहा है तो शूद्र कहा गया, व्यापार का काम कर रहा है तो वैश्य कहा गया। ऐसी स्थिति में जब ये चीजें वंशानुगत होने लगी तब जाकर पोस्ट वैदिक काल में जाति प्रथा का जन्म हो गया कि पंडित ने कहा कि मेरा बेटा पंडित ही बनेगा, अब मैं इस चीज को किसी और को नहीं दूंगा। क्षत्रिय ने कहा कि मेरा बेटा जो रक्षा कर रहा है अब वो मेरी जमाई जो कमी हुई जमाई है उसको वो संभालेगा। तो ये वंशानुगत होने लगा। धीरे धीरे जन्म के आधार पर जो तय की गई व्यवस्था थी अब वो जन्म के आधार पर होने लगी, वंशानुगत होने लगी। पहले कर्म के आधार पर थी, अब वो जन्म के आधार पर होने लगी। तो गांधी जी ने खुद आकर के फिर हरिजन उत्थान के लिए कार्य करने शुरू किए और उन्होंने खुद ने हरिजनों के साथ मिलकर के सफाई करने का काम शुरू किया और कहा कि साफ सफाई से रहना जरूरी है, यह कार्य सबके लिए जरूरी है। अगर देश के अंदर कोई भी एक व्यक्ति कार्य करना बंद कर दे, व्यापारी व्यापार करना बंद कर दे, कोई सफाई कर्मचारी सफाई करना बंद कर दे, क्षत्रिय रक्षा करना बंद, कोई भी व्यक्ति अपना कार्य बंद कर दे तो देश चरमरा जाएगा। और सभी का सुरक्षित और इज्जतदार तरीके से रहना जरूरी है। आत्मसम्मान के लिए, नेताओं के लिए रिजर्वेशन जरूरी है। तो यह सब बातें यहां पर तय की गई। कभी इस पर और डिटेल में आगे बढ़ेंगे, फिलहाल के लिए ये सब बातें हो गई। इसके बाद 1942 के अंदर बी आर अंबेडकर साहब द्वारा अनुसूचित जातियों की उन्नति के लिए अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की गई। 1947 में आजादी मिल गई। एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए कई अहम फैसले लिए गए। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए केलकर आयोग की स्थापना 53 में हुई। रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचियों के अंदर संशोधन किया गया। 1979 में मंडल कमीशन स्थापित किया गया। 1982 में सार्वजनिक क्षेत्र और सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में 15% एससी के लिए और 7.5% एसटी के लिए रिजर्वेशन दे दिया गया। 1990 के अंदर वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करते हुए 27% आरक्षण उठा करके ओबीसी को दे दिया। अब सवाल यह आता है कि आरक्षण आफ्टर ऑल जरूरी क्यों है? इस बात को समझने के लिए पहले एक तस्वीर देखते हैं, उसके बाद आरक्षण क्यों जरूरी है इस पर आते हैं। एक मैच चल रहा है साथियों, आप उस मैच को देखने के लिए इस बाउंड्री के पार अगर देख पाएंगे तभी आप मैच का आनंद ले पाएंगे। इस बाउंड्री के इस पार 3 लोग खड़े हुए हैं। तीनों लोग एक ही स्थिति पर हैं। इनमें से एक व्यक्ति अपनी हाइट का फायदा लेता है और मैच को पूरे आनंद के साथ देखता है। एक हाइट में थोड़ा कम है लेकिन जैसे तैसे करके देख लेता है। एक व्यक्ति जिसकी आंखें तो सही हैं लेकिन उसके सामने खड़ी इस दीवार को वो तोड़ ही नहीं पा रहा है, वो इसके पार देख नहीं पा रहा है, किसी तरह से स्ट्रगल कर रहा है। इस व्यक्ति को अगर मैच दिखाना हो तो क्या करें? इसके नीचे कुछ सपोर्ट दे दें। यह रहा सपोर्ट और इसी सपोर्ट को रिजर्वेशन कहा गया, जिसमें जमीन से खड़ा हुआ यह व्यक्ति जब अपनी तरफ से इस मैच को देखने में कामयाब हो जाए, किसी एक के नीचे रखे ब्लॉक को इसके नीचे रखे ब्लॉक को इसके पास रख दिया जाए तो यह व्यक्ति भी अब आसानी से मैच देखने में कामयाब हो जाएगा। यहीं से रिजर्वेशन की व्याख्या निकल कर आती है। हां, लेकिन इस तरह की प्रतिबंध ही ना रहे तो वह पूरी तरह का लिबरेशन है कि हमको कोई बाउंड्री के पार देखना ही नहीं है, सबको सब कुछ एक्सेसिबल है। लेकिन रिजर्वेशन असल में समाज की जो ऐतिहासिकता है, जो ऐतिहासिक अन्याय है, उससे पिछड़ी जातियों को निकालने के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए, राज्य के अधीन सेवाओं में पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करने के लिए, पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए, योग्यता के आधार पर समानता सुनिश्चित करने के लिए, सभी लोगों को योग्यता के आधार पर नापने के लिए पहले समान स्तर पर लाया जाना जरूरी है। इसलिए रिजर्वेशन जरूरी है। यानी कि रिजर्वेशन की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है कि अगर किसी की ऐतिहासिकता रही है कि जिसने कभी सुविधाओं का लाभ ही नहीं लिया, उदाहरण के लिए कुछ लोग इंक्लूडिंग मैं, अगर मैं अपनी बात करता हूं तो मेरे फादर के फादर, उनके फादर, वो सभी लोग एजुकेशन के साथ कनेक्टेड रहे, जिसका लाभ मुझे आज भी प्राप्त होता है क्योंकि मैं अवेयर सिटीजन के रूप में रहता हूं। वहीं कोई एक मेरा मित्र जिसके परिवार में किसी ने शिक्षा प्राप्त ही नहीं की थी, मेरे ज्ञान की वजह से जो मुझे अपॉर्चुनिटीज पता चली, संभवतः ज्ञान के अभाव में उसे ना पता चली होती। इसी कारण से सरकारी सेवाओं में और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान रखा गया। उम्मीद है कि आप इस बात को अब समझ पा रहे हो। और जहां तक रही बात पूना पैक्ट की, क्योंकि पूना पैक्ट असल मायने में उस समय की जो लेजिस्लेचर थी उसमें भेजने के लिए रिजर्वेशन था, तो देश के अंदर
आज भी हमारी लोकसभा में रिजर्वेशन की व्यवस्था है। जरा आप इधर देखिए, 543 पार्लियामेंट की अगर कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं तो इनमें से 84 सीट आज भी शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हैं और 47 सीट्स शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व हैं। यह आपके सामने अपडेट है। यानी कि जनसंख्या में जितना शैक्षणिक संस्थाओं में, सरकारी संस्थाओं में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और नौकरियों में जैसे आरक्षण दिया गया, वैसे ही हमारे लिए संसद में भी रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। ठीक है साहब। इसके अलावा और संवैधानिक उपबंध क्या है? तो अनुच्छेद जो हमारा मूल अधिकार है, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और 16 क्लॉज 4। अब यही वो बात है जिसको लेकर के सबसे ज्यादा विवाद है। असल में हमारे मूल अधिकारों में संशोधन संभव नहीं है, और अगर संशोधन करना है तो 3/4 बहुमत, 2/3 बहुमत आपको कुल सीटों का आपके पास होना चाहिए। आधे से अधिक राज्यों की सहमति आपके पास होनी चाहिए, तब जाकर के आप मूल अधिकारों में संशोधन के बारे में विचार कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जो कांग्रेस के द्वारा प्रचार किया गया, इधर बीजेपी ने तो अपनी तरफ से प्रचार किया कि हम 400 पार, उनका कहना था पहले ही हम 300 पार तो ले आए थे, हमने इतना अच्छा काम किया है, हम 370 हटा दिए, हम राम मंदिर बनवा दिए, हमने अपने स्तर पर देश की इकोनॉमी को बूस्ट कर दिया, हमने दुनिया भर में नाम कर दिया, अब तो हमको लोग इतना पसंद करते हैं कि ये 300 नहीं 543 में से 400 से ज्यादा सीट दिलवाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने इस बात को पकड़ लिया उल्टे तरीके से कि अच्छा, तुम 400 सीट क्यों चाहते हो ये तो बताओ, क्योंकि तुम संविधान संशोधन करना चाहते हो। अच्छा, कुछ एक नेताओं ने अपने भाषण में कहा कि संविधान संशोधन के लिए आवश्यक है 400 सीटें। तो भाई साहब, संविधान संशोधन की लाइन पकड़ ली कांग्रेस ने और अपोजिशन ने कि बीजेपी 400 पार कहती क्यों है, क्योंकि इन्हें अल्टीमेटली संविधान में संशोधन करना है। अब संविधान में ऐसा क्या है जिसका संशोधन करना है? तो वो मूल अधिकार है जिसके संशोधन के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। तो ऐसा कौन सा मूल अधिकार है जिससे सब प्रभावित हो सकते हैं? तो बोले वो तो आरक्षण ही है, जिसमें ओबीसी भी है, एससी भी है, एसटी भी है। इसका मतलब इनके लेकर के ही मंशा चल रही है। बस यहीं से वो सारा की सारा मामला पॉलिटिकल हो गया। गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच में जो डिस्कशन था वो 10 साल के लिए था। यह बात जस्टिस जेबी पारदीवाला ने भी सुप्रीम कोर्ट में जब ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया तब कहा था कि भाई उस समय भी 10 साल पर सहमति बनी थी। तब से लेकर आज तक आप इस चीज को चलाते आ रहे हो, कब तक चलाओगे? तो लोगों को लगता है कि ये जो 10 साल की बात थी ये कहीं तो रुकनी है। तो रुकनी है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कल ही ब्रेक लग जाए इस पे, ये 2/3 बहुमत पाए और कह दिए कि आज से रुक रहा है, जिसको रोकना है रोक लो, जिसको कुछ करना है कर लो। तो बोले कहीं ऐसा तो नहीं है। तो अब ये बात लोगों में फियर फैक्टर बनकर बैठ गई और कांग्रेस के द्वारा इस बात का भरसक प्रयास किया गया कि लोगों के इस डर को पैदा किया जाए कि देखो बेटा, तुम्हारा आरक्षण छिनेगा। और आरक्षण ऐसा विषय है जिसके पास है वो इसे छोड़ना नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि उसे पता है कि उसको ये वो चीज मिली है जिसकी वजह से वो कम प्रयास में भी वो चीज प्राप्त कर सकता है जिसके लिए उसके पूर्वजों ने संघर्ष किया है। संघर्ष का कीमत अब वो वसूलना चाहता है। तो भाई इतने साल तक संघर्ष किए हैं तो तुम 75 साल में ही क्यों हटाना चाहते हो? इसे तो परमानेंट करके चलो, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी ऐतिहासिकता रही है। भारत में आरक्षण को लेकर के लंबी डिबेट है और उस लंबी डिबेट में अब चुनावों के अंदर वो डिबेट भर करके चल रही है। तो भरकर चल रही इस डिबेट में 10 साल वाला क्लॉज सब जगह बांटा जा रहा है। देखिए, इतना ज्यादा आरक्षण 10 साल के बाद भी चला आ रहा है। यहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में कहा था कि मुसलमान 1892 से सुविधा भोग रहे हैं, ईसाई 1920 से, अनुसूचित जाति को तो सिर्फ 1937 से ही कुछ लाभ प्राप्त हुआ है। इन्हें इसलिए ज्यादा लंबे समय तक सुविधाएं दी जानी चाहिए। एक बार के लिए तो 10 साल का आरक्षण का प्रस्ताव पास हो चुका है, मैं इसे स्वीकार करता हूं, हालांकि इसे आगे बढ़ाने का विकल्प हमेशा रहना चाहिए। अंबेडकर साहब की यही बात आज तक भारत की राजनीति में यथावत मानकर चली जा रही है कि आरक्षण तब तक जब तक देश में समानता नहीं आ जाती। और देश की समानता जो आपको हर दिन जो आर्थिक असमानता का कर्व दिखाई देता है वो ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण दिलवा चुका है। आने वाले समय में हो सकता है कि बहुत सारे मेरा जो फ्यूचर मुझे दिख रहा है आगे की तरफ जाते हुए समाज में, जैसे तमिलनाडु वगैरह में 70% तक आरक्षण पहुंच चुका है। आने वाले समय में अगर इतना आरक्षण बता दिया
जाए कि सब कुछ ही आरक्षित हो गया है, तो आरक्षण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ये जो 50% का क्लॉज है, इसको जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं, 60 पहुंच गया, आने वाले समय में पता चल रहा है अनुसूचित जातियों में से वो मुसलमानों को आरक्षण, या फिर भाषा के आधार पर आरक्षण। मुसलमानों को आरक्षण क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कर्नाटक में दे दिया गया है। तो अगर ऐसे आरक्षण देते चले जाएंगे तो आने वाले समय में तो पूरी तरह से 100 में से 10% छोड़कर 90 को रिजर्वेशन दे भी दिया तो ये तो फाइट उतनी ही वहीं की वहीं बरकरार हो गई। खैर, इस विषय पर भी और कभी असल में ये सारे वो टाइटल्स हैं जिन पर मैंने अपने जीएस के कोर्स में जो अपनी पाठशाला पर पढ़ाया हुआ है उन पर डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, तो वहां पर ये एजुकेशनल कंटेंट है, लेकिन आज की न्यूज में रिलेवेंस रखता था तो मैंने कहा चलिए यहां पर भी डिस्कस थोड़ा बहुत कर लिया जाए। वर्तमान मुद्दे में अब आते हैं इनके द्वारा दिए गए इस बयान का। यहां पर साहब इनका जो ये बयान है कि इसमें एससी एसटी ओबीसी का, वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। अब ये जो बयान है भाई साहब लोगों ने जबरदस्त तरीके से चलाया, लेकिन ये फेक बयान था। तो सच क्या था? सच बयान अब मैं आपके सामने चला रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, भारतीय संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को, संभवतः आपको ये सुनाई ना दे रहा हो तो मैं आपको दूसरे तरीके, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। तो यहां पर जो असल में बात है वो क्या है, ये एक फेक न्यूज थी जो प्रमोट की गई थी, इसको काट कर प्रमोट किया गया था। यहां पर जो अमित शाह जी ने कहा था वो ये कहा था कि कर्नाटक में एससी एसटी ओबीसी में से निकाल करके रिजर्वेशन असंवैधानिक तरीके से मुसलमानों को दे दिया गया है। अगर हमारी सरकार बनी तो हम इस रिजर्वेशन को वापस रद्द करेंगे। यानी मुस्लिमों के लिए जो 10% आरक्षण, वो 4% आरक्षण निकाला गया है। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश के बारे में भी सुना जाता है कि वहां पर भी ऐसे ही आरक्षण निकाल करके दे दिया गया है। बोले हम वो असंवैधानिक प्रक्रिया को खत्म करेंगे। अब ये जो प्रक्रिया है, इन्होंने जो बात बोली उसमें से ये कोई बालक है जिसका नाम है श्री रीतम सिंह, इन्होंने मुसलमान शब्द हटा करके इस वीडियो को क्रॉप करके पेस्ट कर दिया। चुनाव में फेक न्यूज जंगल में आग बनकर फैलती है। मैंने आपको पहले भी कहा था, जब चुनाव शुरू हुए थे तब भी कहा था कि चीन और नॉर्थ कोरिया जैसे देश चुनाव प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, और कोई नहीं तो ये फेक न्यूज फैलने का काम होता है। अब किसी और पर आरोप लगाएं उससे बेहतर हमारे देश में भी फेक न्यूज तो जंगल में आग बनती है। यहां पर भी यही हुआ। फेक न्यूज फैलाने वाले व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। ये अभी का अपडेट है, आज का ही अपडेट है। लेकिन इसकी वजह से कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से इस फेक न्यूज की वजह से अपनी तरफ कहने लगी, देखो हमने तो पहले ही कहा था, और अमित शाह जी का वीडियो भी आ गया। कुल मिलाकर ये वीडियो फेक है, और इस फेक वीडियो की वजह से अपने मन में जो भी आपके विचार हैं उनको लेकर अमित शाह जी खुद से अपना सफाई देते हुए वीडियो में दिख रहे हैं। वो एएनआई को इंटरव्यू देते हुए कह रहे हैं कि एक बात बताइए, हम 10 साल तक पहले ही सत्ता में थे, अगर हमें हटाना होता तो हम क्या इस 10 साल में नहीं हटा लिए होते? दशकों से चला आ रहा है, रिजर्वेशन पर ही बात करनी होती तो हम कर चुके होते। वहीं दूसरी ओर जहां पर बीजेपी ने अपने स्तर पर जो भी एससी एसटी ओबीसी के अपलिफ्टमेंट के लिए कार्य किए हैं वो यथावत जारी रहेंगे, और हमें ये गारंटी भी देते हैं कि फ्यूचर में भी ये काम यथावत चलता रहेगा। जब तक बीजेपी की सरकार है तब तक आरक्षण बना रहेगा। आरक्षण के साथ खिलवाड़ तो बोले कांग्रेस ने किया। बोले कैसे? बोले इन्होंने एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण में से निकालकर मुसलमानों को 4% आरक्षण दिया है। जिस तरह से कर्नाटक में किया, जिस प्रकार से आंध्र प्रदेश में किया, तेलंगाना में किया, बोले ये लोग करते हैं ऐसा। तो राजनीति में अब ये अपनी तरफ से सफाई दे रहे हैं। अब राहुल गांधी जी इस बात को, पुराने वाले जो फेक वीडियो है उसकी वजह से प्रभावित होकर के अभी पुराने वाली बात को ही दोहरा रहे हैं। खैर, आप सभी लोग समझदार हैं, और आजकल इंटरनेट इतना समझदारी से उपलब्ध है कि आप कोई न्यूज फेक है या नहीं इसको जांच तो सकते ही हैं।
फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इतना बड़ा सेशन आपको दिया है, उम्मीद है कि आप लोगों तक कुछ कंटेंट भी पहुंचा होगा, और जब कंटेंट पहुंचा हो तो इसी प्रकार का कंटेंट और आसानी से प्राप्त करने के लिए लगभग आप 40 मिनट से ऊपर मुझे सुन चुके हैं, और ऐसी स्थिति में आप अगर चैनल को 0.19 सेकंड में सब्सक्राइब भी कर लेते हैं तो भविष्य में भी इस तरह के नॉलेजफुल सेशन आपको मिलते रहेंगे जिसका कोई चार्ज नहीं लगता है। बाकी हां, एक रात बाकी है अपनी पाठशाला पर नटराज फाउंडेशन बैच में एडमिशन लेने के लिए। यहां पर डेडिकेटेड एथिक्स पढ़ने के लिए एडमिशन लेने के लिए आपको अगर एडमिशंस लेने हैं तो ऑप्शन ओपन है, अपनी पाठशाला का एप्लीकेशन लिंक में दिया गया। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।